Hello students, Namaste. How are you students? Students, you are most welcome to 12th class chemistry English medium. Our chapter 5 surface chemistry is studied here. Students, today we discussion about electrophoresis and coagulation of colloidal solution. कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस किस प्रकार से काम करती है और उनका कोगुलेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कैसे कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? देखो, कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोई भी क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर चार्ज होता है, ये हमको पता चल चुका है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज है, जब आप उस कॉलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक पास करते हो तो वो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं जिन पर चार्ज है, वो कॉलोइडल पार्टिकल्स अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसके अंदर कॉलोइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड। जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास करते हो तो इस सॉल्यूशन में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज होगा, ये पता चली गया है हमको। तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है ये अपोजिट, अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल पर, तो ये किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, कैथोड की तरफ। और अगर पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है तो मूवमेंट करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। समझ में आ रही है बात? ये जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। ये तो एक जनरल सी बात आपको मैंने एक्सप्लेन की है। कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा, उस कॉलोइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होगा और वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक पास करते हो, जो इलेक्ट्रोड उसके अंदर रखे हो, तो वो चार्ज पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कर जाएंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको हम, ठीक है। तो देखो, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इस तरह का कोई कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर ये कंटेनर है, इसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने कॉलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इसको कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, ठीक है ना। अब जब हम मान लेते हैं इसके अंदर मैंने भर दिया आर्सेनिक सल्फाइड का सोल, कॉलोइडल सोल इसके अंदर फिल कर दिया और इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है? अभी तो देखो कॉलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से ये पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पड़े हुए हैं इसमें पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना।
ये क्या लगे हुए हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोड। अब हम इसके अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो देखो क्या होता है। ये दूसरा फिगर मैं बनाता हूँ आपके लिए और उसमें इलेक्ट्रिक पास करने की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसको भी कनेक्ट कर लाते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट फिल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पास हो चुकी है। और आपको पता है आर्सेनिक सल्फाइड का जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, बताओ। आर्सेनिक सल्फाइड के कॉलोइडल सॉल्यूशन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन है ये। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। अब आपको पता लग गया कि आर्सेनिक सल्फाइड पर, आर्सेनिक जो सल्फाइड होता है ये नेगेटिव सोल है, ठीक है ना। जब नेगेटिव सोल है तो स्टूडेंट्स इस आर्सेनिक सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आकर इस साइड में आकर जमा हो जाते हैं, यहाँ पर पूरे सोल के अंदर से मूव करके इस तरह से ये कॉलोइडल पार्टिकल्स यहाँ पर क्या हो गए, जमा हो गए। यानी कि ये एक तरह से क्या हो जाता है, इनका कोगुलेशन हो जाता है। ये कॉलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर आकर कोगुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक को इसके अंदर पास किया है। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि जब किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक पास करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू तो उसके अंदर क्या चेंज होते हैं। तो देखो ये तो हो गई कि स्थिति बिफोर इलेक्ट्रिक पास, और ये हो गई स्थिति क्या, आफ्टर इलेक्ट्रिक पास, ठीक है। और ये क्या हो गए, कॉलोइडल पार्टिकल्स जो कोगुलेटेड हुए हैं, ठीक है ना। और इस तरफ क्या बच गया, ये इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बच गया। प्रोसेस समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। अब मैं इसको नोट करता हूँ, हैं, इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं पहले, तो फिर इस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल particles towards oppositely charged electrode in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं।
ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको ही क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मूवमेंट कॉलोइडल पार्टिकल्स का कैथोड की तरफ हो रहा है, अगर कॉलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, कैथोड की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर ये सोल आपने पॉजिटिव सोल लिया होता, इसकी जगह पॉजिटिव सोल होता, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड का, तो ये पॉजिटिव सोल में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स थे उन पर चार्ज कौन सा होना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज। और इस स्थिति में जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक पास करते तो वो पार्टिकल्स कहाँ पर कोगुलेटेड होने चाहिए थे, एनोड पर। कहाँ पर होने चाहिए थे, एनोड पर। ठीक है ना, तो इसको एनोड इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते। अगर पार्टिकल्स कैथोड पर आकर कोगुलेटेड हो रहे हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस, एनोड पर जा रहे हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। सामान्य सी बात है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। ठीक है ना, एक लाइन और मैं इसको नोट कर देता हूँ। द मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स कैथोड, टुवर्ड्स कैथोड इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड टुवर्ड्स एनोड। और अगर ये पार्टिकल्स कहाँ चले जाएं बच्चों, एनोड पर, इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड मूव्स टुवर्ड्स, देखें, कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। आर्सेनिक सल्फाइड के जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ। कब, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है ना, सो दीज कॉलोइडल पार्टिकल्स, so these colloidal particles are negatively charged। तो इन कॉलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज। इसको बच्चों थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो इसको बिफोर, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, बिफोर। ठीक है ना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ब्रैकेट में, बिफोर। इलेक्ट्रिक पास करने से पहले की कंडीशन है ये, और ये इलेक्ट्रिक पास करने के बाद की कंडीशन है।
तो इस सोल पर जो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये जो आर्सेनिक सल्फाइड के कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक पास करने पर मूव कर गए कहाँ पर? एनोड पर। इन पार्टिकल्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है? ये इलेक्ट्रोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों अपोजिट चार्ज हैं। दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देंगे? न्यूट्रल। और जैसे ही ये जो आर्सेनिक सल्फाइड के जो पार्टिकल्स हैं एनोड पर पहुंचेंगे, तो तुरंत यहाँ पहुंचकर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होने लग जाएंगे। एक दूसरे के साथ क्या होने लग जाएंगे? एग्रीगेट होने लग जाएंगे। और एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होकर इनका कोगुलेशन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? कोगुलेशन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचे, तो इन्होंने अपना जो चार्ज था उसको लूज कर दिया। क्योंकि ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है चार्ज। अब चार्ज अगर यहाँ पर जीरो हो गया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, पहले तो इन पर सब पर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपल्स कर रहे थे, तो दूर दूर फैले पड़े थे। अब ये न्यूट्रल हो चुके हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होंगे और एक बिग साइज का पार्टिकल फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्रीगेट होते चले जाएंगे और इनका कोगुलेशन कहाँ पर हो जाएगा? एनोड पर। सभी जो सोल के अंदर कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो जाना है? कोगुलेशन। ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान आनी चाहिए। तो इसको भले मैं एक लाइन लिख देता हूँ। चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स लूज दियर, देखो यहाँ से लिख देता हूँ, चलो। चार्जड colloidal particles lose their charge। जो चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो अपने चार्ज को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं बाय रीचिंग अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। बाय रीचिंग अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये अपने चार्ज को लूज कर देते हैं। ठीक है ना? और जब अपना चार्ज लूज कर देते हैं बच्चों, तो क्या होता है बताओ? न्यूट्रल कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑन एग्रीगेशन, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो जाएंगे ना, कॉलोइडल पार्टिकल्स ऑन एग्रीगेशन, इनका क्या हो जाएगा? एग्रीगेशन हो जाएगा। एग्रीगेशन, न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉलोइडल पार्टिकल्स एग्रीगेशन कोगुलेट टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल। कोगुलेट टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल। ये पूरी की पूरी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसको मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इस तरह का एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आर्सेनिक सल्फाइड का कॉलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर लिया।
आर्सेनिक सल्फाइड का जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है वो नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड को अरेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड को अरेंज करके इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देते हैं कहाँ, बैटरी से। अब हम इस स्पॉट के अंदर इलेक्ट्रिक को पास करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक को पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिक को पास करते हैं तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्सेनिक सल्फाइड का कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो सब के सब जो पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एनोड पर आकर वो क्या हो जाते हैं, एनोड पर आकर एक्यूमुलेट होते हैं। और जैसे एनोड पर आकर ये एक्यूमुलेट होते हैं तो स्टूडेंट्स इन पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, अपोजिट चार्ज हैं। दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे की प्रेजेंस में अपना चार्ज लूज कर देते हैं। जब इनसे चार्ज लूज हो गया तो स्टूडेंट्स चार्ज लूज करने के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं वो सब के सब न्यूट्रल हो जाते हैं और जब ये पार्टिकल न्यूट्रल हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो न्यूट्रल होने के बाद ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होकर एक लार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इनका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कोगुलेशन। तो यहाँ पर एनोड पर इनका कोगुलेशन हो जाता है और आप इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू कॉलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स। आपको ये फिगर भी बनाने हैं दोनों और पूरी प्रोसेस आपको नोट करनी है और एग्जाम्पल से आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और अपनी इस प्रोसेस को नोट कीजिए। आपको दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट, इसको चेक करो एक बार और कंप्लीट आपको दिख रहा होगा और इसे नोट कर लो फटाफट से। वीडियो को पॉज कर दो इसी जगह पर और नोट करिए। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं हम, कोगुलेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स। कॉलोइडल पार्टिकल्स का कोगुलेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कोगुलेशन किसको बोलते हैं हम, अगर कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन है और उस कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल हैं वो सब के सब कॉलोइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेटेड हो जाएं। समझ आ रही बात। कोई भी सॉल्यूशन बना लिया आपने, जैसे सैंड होती है, रेत, सैंड को आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो वो कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है ना। उसको जब तक आप मूव कराते रहते हो तब तक तो वो सॉल्यूशन बनता है और अगर आप उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब कंडीशन में उस पॉट को रख दो तो आफ्टर सम टाइम जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं जो आपका पॉट है उसके बॉटम के अंदर, ठीक है ना। इट मीन्स वो क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोगुलेशन कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन नोट करो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, the process of conversion of a colloidal solution precipitate is called कोगुलेशन। कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसका आपको क्या कर देना है, प्रेसिपिटेशन कर देना है पार्टिकल्स का, तो वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा कोगुलेशन। और ये जो कोगुलेशन होता है इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का, तो देखो दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड।
कौन कौन से मेथड है कोगुलेशन के? तो पहला मेथड देखते हैं एक्सेस डायलिसिस। अगर कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स और उसका आप एक्सेस डायलिसिस करते हैं, तो एक्सेस डायलिसिस करने पर स्टूडेंट्स उसका कोलोइडल पार्टिकल्स का क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जब आप एक्सेस अमाउंट में डायलिसिस की प्रोसेस को हैंडल करते हो, तो स्टूडेंट्स डायलिसिस से क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका चार्ज रिमूव हो जाता है। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो रिमूव हो जाता है। जब पार्टिकल्स के ऊपर से चार्ज रिमूव हो गया तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, भाई न्यूट्रल हो गए ना, अब तो वो न्यूट्रल होने पर वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? एग्रीगेट हो सकते हैं। और जब वे एग्रीगेट होने लग जाएंगे तो एक लार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो लार्ज पार्टिकल बनेगा वो आपका जो भी यूटेंसिल्स है उसके जो बॉटम है उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स नीचे जाके तो जमा होगा। अगर वो स्मॉल होते, लाइट इन वेट होते, लार्ज पार्टिकल बनेगा तो हैवी इन वेट हो जाएगा ना, तो वो बॉटम में जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोगुलेशन बोलते हैं इसको ही। और ये कोगुलेशन हमने किसके द्वारा किया? एक्सेस अमाउंट में डायलिसिस करने के कारण। तो ठीक है ना, एक्सेस डायलिसिस करेंगे तो वहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो जाता है। इफ कोलोइडल सॉल्यूशन अंडरगोज एक्सेसिव डायलिसिस, इफ कोलोइडल solution undergoes excessive dialysis, अगर कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन का आप एक्सेसिव डायलिसिस करते हो तो देन इट इज कोगुलेटेड, देन इट इज कोगुलेटेड बिकॉज, ये कोगुलेटेड हो जाता है क्योंकि द चार्ज इज रिमूव्ड प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, द चार्ज इज रिमूव्ड प्रेजेंट ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है ना, ड्यू टू एक्सेसिव डायलिसिस। किसके कारण? ड्यू टू एक्सेसिव डायलिसिस। एक्सेसिव डायलिसिस के कारण जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता था वो रिमूव हो गया, और अब पार्टिकल्स कैसे हो गए? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन, न्यूट्रल पार्टिकल्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन आर कोगुलेटेड, आर कोगुलेटेड। तो एक्सेस डायलिसिस के कारण भी आप कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अकर्स कर सकते हो, कोगुलेशन की प्रोसेस डन हो सकती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, कोगुलेशन की एक तो ये प्रोसेस होती है, और एक प्रोसेस और होती है कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर इसके अंदर ऐड करते हो तो देखो दूसरी इस प्रोसेस को आप नोट कीजिए, और प्रोसेस को नोट करने के बाद हम इसकी और एक प्रोसेस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। दूसरी प्रोसेस देखते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोलोइडल सॉल्यूशन लीजिए और उस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दीजिए। आप इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो उसके अंदर आपको पता है कि एक ही चार्ज के 1 चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर एक ही चार्ज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ऊपर अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट लेयर बनती है, सेकंड लेयर बनती है।
बनती है कि नहीं बनती है? तो जब वन चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अपने ऊपर उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, भाई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना कि नहीं होते हैं? भाई ये जैसे आपने यहाँ पर FeCl3 डाला था, इसके अंदर का हाइड्रोलाइसिस कराया था और FeOH का कोलोइडल होल थ्राइस, ये कोलोइडल पार्टिकल बना। और इस FeOH का जो कोलोइडल पार्टिकल्स था स्टूडेंट्स, इस पार्टिकल के चारों तरफ कौन आ गया था? फेरिक आयन आ गया था ना, फेरिक आयन आ जाता है ना इसके चारों तरफ, इसलिए ये पॉजिटिव सोल होता है। अब देखो FeCl3, ये फेरिक आयन कहाँ से आया था? FeCl3 का क्या किया था आपने? आयनाइजेशन किया था कि नहीं किया था? फेरिक आयन और क्लोराइड आयन बने थे। तो स्टूडेंट्स इस जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जब फेरिक आयन प्रेजेंट है तो इसके साथ ही कौन से आयन प्रेजेंट है? क्लोराइड आयन। तो ये तो फर्स्ट लेयर बन गई और क्लोराइड आयन की इसके ऊपर क्या बन जाती है? सेकंड लेयर। बनाते हो नहीं बनाते थे? बनाई थी ना सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर बन गई स्टूडेंट्स, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को एक्सेस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो सेकंड लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है वो तो स्टेबल होती है, सेकंड लेयर होती है वो मोबाइल होती है, यानी कि इसके अंदर से क्लोराइड आयन मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराते जाएंगे तो क्लोराइड आयन की नंबर बढ़ेगी, क्योंकि आयरन आयन तो इसके अंदर ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुके हैं, क्लोराइड आयन की नंबर बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे? ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने की कोशिश करेंगे? न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। और जब इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे तो ये जब पार्टिकल्स न्यूट्रल हो गया तो न्यूट्रल होने के बाद ये ऐड हो जाएगा दूसरे पार्टिकल के साथ, एग्रीगेट होगा और एग्रीगेट होकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, मैक्रो पार्टिकल बनाएगा और मैक्रो पार्टिकल बनाएगा तो प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस अमाउंट में आप जब ऐड कर दोगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है? तो इसको नोट कर देते हैं। Only one type of charge is present. Only one type of charge is present on colloidal, present on colloidal particles, on colloidal particles in सोल। सोल के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर केवल एक ही प्रकार का चार्ज तो होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अपोजिटली चार्ज्ड आयन एडसॉर्ब्ड, अपोजिटली चार्ज्ड आयन adsorbs on the adsorbs on the colloidal particles, colloidal particles on adding इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पर जो अपोजिट चार्ज के आयन हैं वो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो जाएंगे? एडसॉर्ब्स हो जाएंगे, ठीक है ना? बाय विच कोलोइडल पार्टिकल्स कम टू क्लेच, जिसके कारण क्या होता है? बाय विच कोलोइडल पार्टिकल्स कम टू क्लोज। कोलोइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? क्लोज।
ईच अदर, क्लोज, कम टू क्लोज ईच अदर। और जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बाई बुक। एक दूसरे के नज़दीक क्यों आएंगे? किसके कारण आएंगे? बाई न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज आ गए दोनों पर, बाय द न्यूट्रलाइजेशन। एंड फॉर्म मैक्रो पार्टिकल्स, एंड फॉर्म मैक्रो पार्टिकल्स, और बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा? एंड प्रेसिपिटेटेड, और इनका क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, एंड प्रेसिपिटेटेड। ठीक है ना? तो कॉलोइडल पार्टिकल्स का कोगुलेशन किस प्रकार से होता है, ये आपको हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है ना? जैसे देखो, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है उसके अंदर अगर हम क्या डाल दें, ऊपर से अरेंज कर देता हूँ बच्चों थोड़ा सा इसको मैं, है ना, यहाँ से, ये आपने नोट कर लिया होगा, और एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर सकते हो फटाफट से। देखो, आर्सेनिक, अब आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल होता है उसके अंदर आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला दो। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पर। द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, द न्यूट्रलाइजेशन of negatively charged, neutralization of negatively charged soul particle takes place, charged soul particles takes place, barium ion takes place by barium ions on adding, by barium ions on adding, बेरियम आयन कहाँ थे लेने हमने? बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन थे। ठीक है ना? और ये इसको हम किसके अंदर मिला रहे हैं? BaCl2 सॉल्यूशन इन कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, BaCl2 सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आप नेगेटिवली चार्ज्ड सोल में मिलाना है, और नेगेटिवली चार्ज सोल लेना है कौन सा? इन कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का कॉलोइडल सॉल्यूशन लेना है आपको। अब देखो, जैसे ही आपने BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिलाया तो इसका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन। ठीक है? 2 क्लोराइन बन जाएंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? आर्सेनिक सल्फाइड का जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है वो किस तरह से होता है? देखो, AS2S3, इस पर सल्फर के पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसके ऊपर बेरियम आयन भी क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब बेरियम आयन इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसका, इस पार्टिकल का आपको क्या बना देना है? न्यूट्रल। इस पार्टिकल को न्यूट्रल करना है, तो देखो कैसे होगा न्यूट्रल। AS2S3 सल्फर ओब्लिक बेरियम आयन, ये क्या बन गया? न्यूट्रल पार्टिकल। अपोजिट चार्ज आयन आ गया, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल पार्टिकल बन गया। ठीक है ना? और ये नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल। आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव सोल ही तो होता है। समझ में आ रही है ना? तो देखो,
आर्सेनिक सल्फाइड का आपने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, क्या, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, बेरियम आयन। ये बेरियम आयन जो होते हैं ये ऐड हो जाते हैं किसके साथ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है, नेगेटिव आयन वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है और ये जो पार्टिकल है आपका ये न्यूट्रल हो जाता है। ये पार्टिकल जब न्यूट्रल हो गया तो अब ये दूसरे पार्टिकल के साथ कंबाइन हो सकता है। कंबाइन हो जाएगा तो धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल है वो कंबाइन होंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब मॉलिक्यूल मैक्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन का आपका क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो प्रोसेस यानी कि दो टॉपिक आपको इस वीडियो में मैंने क्लियर कराए। पहला टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा था कोगुलेशन। कोगुलेशन किन किस मेथड से आप कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने यहाँ पर आपको नोट किए हैं और दोनों ही प्रोसेस को, इलेक्ट्रोफोरेसिस को और कोगुलेशन को एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। आप ढंग से वीडियो को चेक करो और वीडियो को पूरा देखो और मेरी इस बात को वही सुन रहे होंगे जो वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।